आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 पूरी अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि 0 to हीरो बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, और ये VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल के लोगों की भाषा क्या थी। और देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएं कौन कौन से तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल के लोगों की भाषा क्या थी। हिंदी, पाली, संस्कृत या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वैदिक काल के लोगों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल के लोग जैसे सामान्य तौर पर अभी लोग हिंदी बोलते हैं या उनकी अलग और भी कोई भाषा होती है, अंग्रेजी बोलते हैं और भी अन्य भाषाएं होती हैं, ठीक वैसे ही उस समय के सामान्य लोग जो थे कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत। अब वैदिक काल के जगह पर अगर पूछ दिया जाए कि आर्यों की कौन सी भाषा थी, आर्य की कौन सी भाषा थी, आर्य कौन से भाषा बोलते थे, तो ये आर्य भी संस्कृत, क्योंकि वैदिक काल के लोग थे कौन, आर्य ही थे। वैदिक काल के लोगों का नाम क्या था, आर्य। तो पूछा जाएगा कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये भी संस्कृत ही थी। आर्यों द्वारा भाषा संस्कृत ही थी। यहाँ पर सभी लोग संस्कृत जानते थे, संस्कृत बोलते थे। इसीलिए तो वेदों की जो रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है। किसमें हुई है, संस्कृत में हुई है, क्योंकि वेदों की रचना उसी काल में हुई, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई। इसीलिए वेद, उपनिषद सबकी भाषाएं क्या है, संस्कृत ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक परिवार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि वैदिक परिवार कौन सा कथन सत्य है। पितृ सत्तात्मक था, पुत्र के जन्म पर स्वागत, परिवार इकाई बहुत बड़ी, उपरोक्त में सभी। तो पितृ सत्तात्मक तो था ही वैदिक परिवार। पुत्र के जन्म पर स्वागत भी किया जाता था, बहुत खुशियां मनाया जाता था। परिवार की इकाई बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि ग्रामीण, उस समय के लोग ग्रामीण थे, मतलब गाँव में रहते थे। उनका सभ्यता कैसा था, ग्रामीण था। और गांव में, और अक्सर गांव में देखा जाता है कि परिवार की इकाई क्या होती है, बड़ी होती है। एकल परिवार ना होकर संयुक्त परिवार गांव में होता है। तो उस समय वो लोग भी कैसे रहते थे, संयुक्त परिवार में। यानी कि ये तीनों सही है। क्या है, ये तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा था, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मुलर ने कहा था, जो कि जर्मन के थे, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के थे। उन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, ध्यान रखिएगा। अभी तक यही प्रमाणिक माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से। और अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बातें कही गई है। कम से कम और आपको 2 विद्वानों का नाम कमेंट में लिखकर और ये बताना है कि वो कहाँ कहाँ से बोले थे कि आर्य आए थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि कहाँ से आर्य आए थे। और एक दयानंद सरस्वती का भी कहना था कि कहाँ से आर्य आए थे। इन दोनों का कथन आप कमेंट में लिखकर इसका आंसर लिखिए। जैसे मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से कहा था, और दयानंद सरस्वती ने कहाँ से कहा था कि कहाँ से आर्य आए थे। इन दोनों का कथन आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आरंभिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, पुरातात्विक स्रोत यजुर्वेद, सामवेद। तो ये ऋग्वेद आरंभिक आर्यों की जानकारी का स्रोत है, क्योंकि आरंभिक आर्यों का वैदिक काल, सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो आर्य थे, आर्य का शुरुआती जीवन क्या था, ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में, इस काल में सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसका नाम था ऋग्वेद। जिसका नाम क्या था, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ही है एक जिससे आरंभिक आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। या आपसे पूछ दिया जाएगा
कि ऋग वैदिक काल के जानकारी का मुख्य स्रोत, इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद ही है। ऋग वैदिक काल का जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद, और आरंभिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत भी क्या है? ऋग्वेद ही, क्योंकि आरंभिक आर्य शुरू में ऋग वैदिक काल, फिर बाद में क्या था? उत्तर वैदिक काल। तो आरंभिक आर्यों की मुख्य जानकारी का स्रोत कौन थे? क्या है अभी? और ऋग्वेद ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दशराज युद्ध कौन से काल में हुआ था? इसको दशराग युद्ध भी बोलते हैं, दशराग युद्ध भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, दशराग युद्ध भी बोलते हैं। इसमें 10 राजा एक तरफ से और 1 राजा एक तरफ से थे, ध्यान रखिएगा। और जो 1 राजा एक तरफ से थे, इनकी ही जीत हुई थी। और ये क्या है, पहले भी एक वीडियो इस पर बना दिए हैं कि दशराग युद्ध क्या था, कैसे था, जो कि इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं कि दशराग युद्ध के बारे में पूरा वर्णन अच्छा से किए हैं। तो ये बताना है कि दशराग युद्ध कौन से काल में हुआ था? पाषाण काल में हुआ था, महाजनपद काल में, ऋग वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल में? तो ये हुआ था ऋग वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। ये दशराग युद्ध किस काल में हुआ था? ऋग वैदिक काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न अभिलेखों में कौन से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्न अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना? ईरान यानी मध्य एशिया वाला क्षेत्र, ईरान यानी कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र, मध्य एशिया वाला क्षेत्र में ईरान भी है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा जो अभिलेख है वो जानकारी देता है कि ईरान से यानी कि मध्य एशिया वाले क्षेत्र से भारत में आर्य आए थे? मानसोहरा अभिलेख, या साहबजगढ़ी, बेगजकोई, या जूनागढ़? तो बेगजकोई जो अभिलेख है यही जानकारी देता है कि हाँ ईरान से भारत आए थे आर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ईरानी ग्रंथ जिसका नाम है अवेस्ता, इससे भी ऋग्वेद की बहुत सारी बातें इससे मिलती है, मतलब इसकी ऋग्वेद की बातें बहुत सारी इस ग्रंथ में भी मिलती है, जो कि ईरानी भाषा का ही ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और ये अभिलेख से भी जानकारी मिल जाती है। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हाँ मध्य एशिया से ही आर्य आए थे। इसीलिए तो मैक्स मुलर का जो कथन है उसको सत्य मान लिया जाता है, बहुत हद तक उसको सत्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्यों का आरंभिक निवास स्थान था। भारत में जो आर्यों का आरंभिक निवास स्थान कहाँ था? पटना था, दक्षिण भारत, सप्त सैंधव प्रदेश, डीन में से कोई नहीं। तो सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और उसके सहायक नदियाँ जो सिंधु और उसके सहायक नदियाँ थी, यानी कुल 7 नदियाँ थी। आप उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कौन कौन से सप्त सैंधव प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए, तो भारत में आरंभिक आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, इसी प्रदेश में आके रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? चौथे मंडल में, यानी कि चौथे मंडल में, 8वें मंडल में, 5वें मंडल में, 10वें। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल के लोगों की शासन की बड़ी इकाई कौन सी थी? राष्ट्र, जन, ग्राम, कुल, या ग्राम और कुल? तो राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। राष्ट्र क्या थी? सबसे बड़ी इकाई थी, ध्यान रखिएगा। कुल छोटी इकाई थी, ग्राम भी छोटी इकाई उससे थी, और ये सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, ध्यान रखिएगा। ये सब मिलकर राष्ट्र बनते थे, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा यज्ञ राज्य अभिषेक के दौरान करवाया जाता था? आपको पता है उत्तर वैदिक काल आते आते राजा द्वारा बहुत ज़्यादा यज्ञ करवाया जाने लगा था, और ये अलग अलग प्रकार के अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये बहुत सारे यज्ञ करवाए जाने लगा था। तो इस बताना है कि राज्य अभिषेक के दौरान कौन सा यज्ञ, अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ, डीन में से कौन थे? राजसूय यज्ञ करवाया जाता था राज्य अभिषेक के दौरान। अब बाकी यज्ञों की भी बात कर लेते हैं। बाकी 2 यज्ञ है, ये को कब करवाया जाता था? तो देखिए,
बाकी दो गो जो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ, ये घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा आपको पता है यज्ञ करवा अपने क्षेत्रफल विस्तार के लिए, क्षेत्रफल विस्तार के लिए। इसको चैप्टर पढ़ाते समय बहुत अच्छा से बताएं। मान लीजिए ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, तो यहाँ से एक घोड़ा छोड़ा गया इधर, इस राज्य में आकर घोड़ा घूम रहा है। मान लीजिए घोड़ा घूम रहा है और ये घोड़ा के साथ सैनिक भी रहते थे राजा के। अगर इस राज्य के राजा ने इस घोड़ा को रोक लिया तो समझिए इन दोनों राज्यों में युद्ध हो जाएगा। और नहीं रोका, इस राज्य में घोड़ा घूमा और घोड़ा को इस राजा द्वारा नहीं रोका गया, तो ये राजा समझेगा कि ये वाला जो राजा है ये हमसे डरता है और ये मेरा क्षेत्र इतना में विस्तार हो गया। तो यही था अश्वमेघ यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेघ यानी क्षेत्रफल विस्तार के लिए होता था। अगला क्या है, राजसूय यज्ञ, ये तो पता ही है, राज्याभिषेक के लिए यज्ञ करवाया था। वाजपेयी यज्ञ, अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। शक्ति प्रदर्शन, आसपास वाले राजा को बुलाया जाता था और अपना शक्ति दिखाया जाता। देखिए हमारे पास इतना घोड़ा है, इतने ताकतवर हथियार है, ये सब अपना दिखाया जाता था। तो यही था अलग अलग प्रकार के यज्ञ। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।